हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं इस वीडियो के द्वारा आप लोगों को RSCIT सिलेबस के जो भी चैप्टर्स है 15-16 उनमें से पहले चैप्टर को कवर अप करने वाला हूं। यहाँ पर मैं जो चीज़ें आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं वो RSCIT जो कोर्स कर रहे हैं उन बच्चों के लिए इंस्टेंट रिवीजन के लिहाज से महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि बच्चों को क्लास में पढ़ाया गया है और क्लास में पढ़ाने के बाद में एग्ज़ाम के टाइम अगर बच्चों का अच्छे से रिवीजन हो जाता है तो वो सोने पे सुहागे वाली बात हो जाती है। तो हम यहाँ इंस्टेंट रिवीजन और थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा जानकारी को साथ में जोड़ते हुए आपको पहले पार्ट से अवगत करवाएंगे। हम लोग हमारी अपनी भाषा के अंदर भी बात करेंगे, हिंदी अंग्रेज़ी सारी मल्टीलिंगुअल चर्चा रहेगी हमारी इस पार्ट के बारे में। तो हम लोग शुरू करते हैं। कंप्यूटर का परिचय। कंप्यूटर के परिचय के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे परिभाषा। कंप्यूटर एक्चुअली होता क्या है। परिभाषा के अंदर क्या देखेंगे, कंप्यूटर होता क्या है। कंप्यूटर एक्चुअली क्या है आप सभी को पता ही होगा। कंप्यूटर एक मशीन है। कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है जो कि उपयोगकर्ता के द्वारा, ये रटी रटाई परिभाषा अगर मैं बोलने की कोशिश करूं तो आप लोग देखेंगे कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक मशीन है जो उपयोगकर्ता के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस को एक्सेप्ट करता है और उनको प्रोसेस करता है और फिर उसको आउटपुट डिवाइस के लिए रिजल्ट को भेज देता है। देखिए सबसे पहले क्या होता है, इनपुट होता है। इनपुट लिया जाता है किसके द्वारा, यूज़र के द्वारा। यूज़र के द्वारा इनपुट लिया जाता है और फिर उस इनपुट को प्रोसेस किया जाता है। इनपुट को प्रोसेस किया जाता है और प्रोसेस करने के बाद में जो भी रिजल्ट सामने आता है, जो भी रिजल्ट बनता है, उस रिजल्ट को क्या किया जाता है, आउटपुट डिवाइस के माध्यम से यूज़र को दिखाया जाता है। तो ये अपना बेसिक प्रोसेस रहता है कंप्यूटर मशीन का। जो कंप्यूटर सिस्टम होता है, कंप्यूटर मशीन होती है, उस मशीन की जो कार्यप्रणाली रहती है वो पूरी तरह से इस वे में रहती है कि सबसे पहले यूज़र अपनी इंस्ट्रक्शंस को या अपने डेटा को इनपुट डिवाइस के माध्यम से कंप्यूटर को देता है, CPU को देता है। वहाँ पर चीज़ें प्रोसेस होती है और प्रोसेस होने के बाद में एक रिजल्ट आउटपुट डिवाइस के माध्यम से यूज़र के सामने प्रदर्शित होता है। तो एक्चुअली परिभाषा के अंदर तो हम यही देख पाए हैं कि कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है जो कि यूज़र के लिए विभिन्न कार्यों को करने के लिए बनाई जाती है। फिर है पर्सनल कंप्यूटर। हम कंप्यूटर का परिचय पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक पर्सनल कंप्यूटर नाम की टर्म आती है। पर्सनल कंप्यूटर क्या होता है, सबसे पहला क्वेश्चन। पर्सनल कंप्यूटर हम लोग देखते हैं अपने आसपास, हम हॉस्पिटल में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं या और कहीं कंप्यूटर से रिलेटेड साइबर कैफ़े वगैरह पर जाते हैं तो वहाँ पर अपन देखते हैं जितने भी कंप्यूटर लगे होते हैं उन सारे कंप्यूटर्स को पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है। उन सारे कंप्यूटर्स को पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है। इनको शॉर्ट में PCB कहा जाता है, PCB बोल लेते हैं कभी कभार। फिर यूजेबिलिटी, अपना जो कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर की उपयोगिता क्या है, कहाँ कहाँ इस कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है, किस रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो हम लोग विभिन्न तरह की पूछताछ के लिए कंप्यूटर को काम में ले सकते हैं। जैसे अपन बस की इंक्वायरी कर सकते हैं, रेलवे सिस्टम्स की, रेलवे से संबंधित अपन इंक्वायरी कर सकते हैं, कौन सी ट्रेन कितने बजे कहाँ से जा रही है, अपन को कहीं जाना होता है यात्रा पे तो अपन यहाँ पर इस चीज़ की इंक्वायरी कर सकते हैं। अपन लोग बैंकिंग में कंप्यूटर को काम में लेते हैं। बैंकिंग में माने अपन बैंक में जाते हैं तो वहाँ भी बहुत सारे लोग जो भी कर्मचारीगण बैठे होते हैं तो वो कंप्यूटर को काम में लेते हुए बैंकिंग से रिलेटेड कामकाज करते हैं। अगला है खरीदारी। खरीदारी में आप सभी लोग समझते हैं हम लोग ऑनलाइन खरीदारी करते हैं तो कंप्यूटर का इस्तेमाल निश्चित रूप से करते हैं। कंप्यूटर माने हमारा स्मार्टफोन भी एक तरह का कंप्यूटर ही है, तो वो भी अपन काम में लेते हैं और पर्सनल कंप्यूटर को भी काम में लेकर के अपन शॉपिंग कर सकते हैं। अगला है गणना करने का काम। बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस अपन कंप्यूटर के माध्यम से कर सकते हैं और अलग अलग तरह की डिज़ाइंस बनाने में भी अपन कंप्यूटर को काम में ले सकते हैं। अगला है प्रकाशन प्रयोजन, मतलब पब्लिशिंग का जो काम होता है, पब्लिशिंग का जो काम होता है पब्लिशिंग का काम
पब्लिशिंग का काम कहाँ होता है, जैसे अपने अखबार वगैरह होते हैं, किताबें छपती है, तो इनकी प्रिंटिंग जहाँ होती है उसे प्रकाशन प्रयोजन बोलते हैं। तो वहाँ पर कंप्यूटर का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जाता है। अलग अलग फील्ड में पढ़ने वाले छात्र कंप्यूटर को काम में लेते हैं, इंजीनियर्स कंप्यूटर को काम में लेते हैं, और रचनात्मक लेखक मतलब क्रिएटिव लेखक होते हैं, लिखने वाले जो लोग होते हैं, विभिन्न बिंदुओं के बारे में जो लिखते हैं, वे अपने कंटेंट को कंप्यूटर के माध्यम से प्रसारित करते हैं, संग्रहित करते हैं और उसको मैनिपुलेट करते हैं। फिर आगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर आता है। कंप्यूटर को जनरली 3 टर्म्स में बांट सकते हैं अपन। पहला एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा डिजिटल और तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर। इसके बाद ये तो जनरली कंप्यूटर की प्रकृति के हिसाब से, मतलब वो किस तरह का काम कर रहा है उस हिसाब से अपन 3 भागों में बांटते हैं। पहला है अपना एनालॉग कंप्यूटर, ये ब्लॉक डायग्राम के माध्यम से आप समझ सकते हैं, ये सेम चीज़ है ऊपर वाली। फिर कंप्यूटर के 4 भाग अलग से बताए गए हैं यहाँ पर, ये पार्ट्स किस आधार पर किए गए हैं। अपना कंप्यूटर का आकार है, कंप्यूटर का आकार, भंडारण की क्षमता और इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी, भंडारण क्षमता होगी, और इनके अलग अलग जो काम होते हैं, मतलब वो कितने इस तरह के अलग अलग काम एक साथ में कर सकते हैं, कितनी क्षमता है उनकी, तो उसके आधार पर हम कंप्यूटर्स को 4 भागों में बांटते हैं। माइक्रो कंप्यूटर होता है सबसे कम क्षमता का, उसके बड़ी क्षमता का मिनी कंप्यूटर होता है, और उससे थोड़ी अधिक क्षमता का अपना मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, और उसके बाद में सुपर कंप्यूटर सबसे लास्ट में होता है। सबसे लास्ट में क्या, सबसे टॉप मोस्ट होता है, सबसे ज़्यादा क्षमता इसकी होती है। तो ये सारे के सारे अपने डिजिटल कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। फिर आगे है एनालॉग कंप्यूटर। यहाँ पर आपको एनालॉग कंप्यूटर की पिक्चर्स दिखाई जा रही है, मतलब एनालॉग कंप्यूटर कैसे होते हैं दिखने में। यहाँ पर देखो सिग्नल्स को काम में लिया जा रहा है, एक लाइन से जो ऊपर नीचे जा रही है, तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन को दिखाने वाले कंप्यूटर अपने एनालॉग कंप्यूटर कहलाते हैं। ये इस तरह के मीटर्स लगे होते हैं, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक संख्या को दर्शाते हैं। ये मीटर अपन देखते हैं अपने कृषि कनेक्शन होते हैं, तो कृषि कनेक्शन के जो बोर्ड वगैरह लगे हुए होते हैं, उन बोर्ड्स पर ये मीटर अपन को देखने को मिलते हैं। ये मीटर, ये जैसे गाड़ी का मीटर है, तो गाड़ी के मीटर के अंदर स्पीड वगैरह मापते हैं, या पेट्रोल वगैरह का मापन किया जाता है गाड़ी में। तो ये चीज़ें अपने एनालॉग कंप्यूटर के अंतर्गत की जाती है। अगला है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर में क्या आता है, अपन ने अभी यहाँ पर 4 प्रकार देखे डिजिटल कंप्यूटर के अंदर। माइक्रो कंप्यूटर है, मिनी है, मेनफ्रेम है और सुपर है, तो ये अपने डिजिटल कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। फिर अगला है अपना हाइब्रिड। तीसरा ये प्रकार था, ये अपना हाइब्रिड प्रकार था। हाइब्रिड के अंदर इन दोनों का मिश्रण होता है, ये एनालॉग और डिजिटल दोनों को मिला दिया जाता है, तो तीसरा जो एक कंप्यूटर बन के आता है और उसे हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे। आकार और भंडारण क्षमता और प्रदर्शन के आधार पर कंप्यूटर के 4 प्रकार कौन कौन से। पहला सुपर कंप्यूटर है, सबसे अधिक क्षमता वाला, सबसे बड़ा और सबसे तेज़ गति से काम करने वाला जो कंप्यूटर है वो अपना सुपर कंप्यूटर हो जाएगा। अगला है मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर से थोड़ा कम, सुपर कंप्यूटर से थोड़ा कम क्षमता का और कम महंगा। हालांकि सुपर कंप्यूटर बहुत महंगा आता है, और उसके बाद में उससे कम जो सस्ता आता है वो अपना मेन फ्रेम कंप्यूटर आता है, और मेन फ्रेम से थोड़ा सा कम सस्ता आता है अपना मिनी कंप्यूटर, और मिनी से थोड़ा सा सस्ता आता है माइक्रो कंप्यूटर। या थोड़े का मतलब थोड़ा ज़्यादा हो सकता है ना, थोड़ा मैं यूँ ही बोल रहा हूँ, हम लोग नए हैं इस फील्ड में, तो हो सकता है थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती है, तो आप लोग उम्मीद करता हूँ कोऑपरेट करेंगे। फिर है अपना विशेष चीज़ें, हम लोग इस पार्ट को विशेष रूप से रिवीजन के लिहाज से बना रहे हैं, तो यहाँ पर हमने इम्पोर्टेंट जो कंटेंट है उसको ही इंक्लूड किया है, बहुत विस्तार से अपन नहीं पढ़ने वाले हैं। तो हमारे सुपर कंप्यूटर का उपयोग क्या क्या हो सकता है, तो अपन मौसम की भविष्यवाणी इस कंप्यूटर के द्वारा की जाती है, भूकंप की जानकारी ली जाती है, और संसार कम्युनिकेशन मतलब एक दूसरे दुनिया के किसी भी कोने के अंदर कम्युनिकेशन स्थापित करने के लिए सुपर कंप्यूटर को भी इस्तेमाल में लिया जाता है। फिर है अपना एक महत्वपूर्ण टर्म है जो नोट के माध्यम से यहाँ पर आपको बताई गई है, दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, ये आपसे पूछा जा सकता है। मैंने स्पेशली इसको हाईलाइट किया है, तो आप लोग इसका नाम याद रखेंगे, CDC 6600। ये अपना दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर था जो कि 1964 में बनाया गया। फिर अगर अपन को पूछ ले, सीधा ही पूछ ले कि भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो आपको नाम पता होना चाहिए, सुपर कंप्यूटर परम, जो कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। फिर दुनिया के कुछ सुपर कंप्यूटर्स हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं यहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ये उदाहरण है, आप इन्हें पढ़ सकते हैं।
हालांकि ये नहीं पूछे जाते हैं, फिर भी आप देख लेना अगर बाई चांस पूछ भी ले। अगला है अपना मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में किया जाता है और बड़ी बड़ी कंपनियां होती है वहाँ पर मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को काम में लिया जाता है। कुछ पॉपुलर मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के उदाहरण हैं, फुजित्सु है, हिताशी है और Z800। ये अपने दो कंप्यूटर के उदाहरण जो कि RSCIT की ऑथेंटिक बुक के अंदर दे रखे हैं, तो वे उन्हीं को मैं यहाँ पर इंक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि इनके उदाहरण वहाँ पर पूछे जा सकते हैं। फिर अगला है अपना माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर अपन ने ऊपर बात करी थी, जैसा कि अपने आसपास जहाँ भी कंप्यूटर काम में लिए जाते हैं आम लोगों के द्वारा, वे कंप्यूटर अपने माइक्रो कंप्यूटर कहलाते हैं। इसके अंदर सबसे ज़्यादा प्रचलित जो कंप्यूटर है वो अपना डेस्कटॉप कंप्यूटर है। डेस्कटॉप माने अपन एक मॉनिटर को देखते हैं स्क्रीन पर, साइड में अपन CPU देखते हैं, आगे एक कीबोर्ड रखा होता है और यहाँ पर एक माउस जुड़ा होता है इससे, है ना। तो ये कंप्यूटर अपना डेस्कटॉप कंप्यूटर कहलाता है। फिर लैपटॉप जो अपन हाथ में लेकर के कहीं भी चलाते हैं, इस तरह का होता है, यहाँ पे इनबिल्ट कीबोर्ड होता है, तो ये अपना लैपटॉप कहलाता है। फिर PDA थोड़ा लैपटॉप से छोटे आकार का होता है, जिसे पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट बोलते हैं। ये पूरा नाम थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। PDA का पूरा नाम पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। फिर अगला है टैबलेट्स। टैबलेट यही PDF का दूसरा रूप होता है, टैबलेट। फिर है अपना स्मार्टफोन। स्मार्टफोन भी अपने माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आता है ना। फिर माइक्रो कंप्यूटर का काम कहाँ रहता है, मतलब कहाँ इसको उपयोग में लिया जाता है, तो अपन संसार में काम में लिया जाता है। संसार माने कम्युनिकेशन में, अपन एक दूसरे से बातचीत करने में माइक्रो कंप्यूटर को काम में ले सकते हैं। एजुकेशन में काम में लिया जाता है, एंटरटेनमेंट मनोरंजन में काम में लिया जाता है। हम लोग थकते हैं तो कोई वीडियोस वगैरह देख लेते हैं, गाने सुन सकते हैं कंप्यूटर के द्वारा। दूसरा है, इसके अलावा ऑफिस से संबंधित कामकाज को पूरा करने के लिए भी अपन इसको काम में लेते हैं। फिर यहाँ पर दूसरा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बिंदु है, ये पूछ लेते हैं कि यहाँ पर ये 5 विशेषताएं किताब के अंदर इंक्लूड कर रखी है, तो उनको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। ये 500 आपको याद रखनी है। माने आपको रटनी है। कंप्यूटर सिस्टम के लाभ कौन कौन से हैं या कंप्यूटर सिस्टम की विशेषताएं कौन कौन सी है, तो आप लोग इन 500 को याद रखेंगे। वहाँ पर आपको 2-3 इन विशेषताओं में से नाम दे दे और एक कोई दूसरा नाम दे दे, तो आपको पता होना चाहिए परफेक्टली कि 5 कौन सी विशेषताएं हैं और दूसरा गलत ऑप्शन कौन सा है, तो आप आसानी से वहाँ से गलत उत्तर का चयन कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आपको स्पीड याद रखनी है, शुद्धता याद रखनी है और संचयन क्षमता, विविधता और परिश्रमशीलता, ये 500 बिंदु आपको रट लेने हैं एक तरह से। स्पीड पता ही है आपको, गति होती है, कंप्यूटर बहुत तेज़ गति से काम करता है। एक्यूरेसी होती है, मतलब ये एकदम एक्यूरेट आउटपुट अपन को उपलब्ध करवाता है। जैसा अपन इसको इनपुट देते हैं, ये उसके अकॉर्डिंग प्रोसेस करके टू द पॉइंट अपन को इन्फॉर्मेशन अवेलेबल करवाता है। फिर हाई स्टोरेज कैपेसिटी, मतलब ये इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी, मतलब अपन इसमें बहुत अधिक मात्रा में डेटा को स्टोर कर सकते हैं, डेटा को रक्षित कर सकते हैं भविष्य के उपयोग के लिए, है ना। अगला है विविधता। विविधता माने कंप्यूटर का अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कार्य के लिए उपयोग में लिया जाना, है ना। विभिन्न क्षेत्रों के अंदर अलग अलग काम करने के लिए कंप्यूटर को उपयोग में लेना, इसकी विविधता कहलाती है। और फिर है परिश्रमशीलता। परिश्रमशीलता का मतलब है कि ये कभी थकता नहीं है, मतलब आप इसको कितना भी काम में ले सकते हो, ये कभी भी थकेगा नहीं। जैसे इंसान 5-7 घंटे काम करता है, तो थोड़ी देर बाद ये इंसान 5-7 घंटे काम करता है तो उसे थका हुआ महसूस होता है, जबकि अपना ये कंप्यूटर है, ये कब सदाबहार है, कभी नहीं थकता है, बिना थके रेगुलर काम करने की कैपेबिलिटी है इसकी। अगला है, एक नोट लगा के दिया है मैंने यहाँ पे, आप यहाँ पर थोड़ा इसको पढ़ लेंगे। लिमिटेशन करके आपको पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर की कौन सी है वो लिमिटेशंस है, कंप्यूटर की सीमा क्या है, मतलब क्या है वो कंप्यूटर में नहीं हो सकता है। तो कंप्यूटर की IQ नहीं होती है। क्या नहीं होती है? IQ माने ये सोच नहीं सकता है। क्या नहीं सकता? सोच नहीं सकता है, निर्णय नहीं ले सकता, सोच नहीं सकता, तो ये काम नहीं कर सकता है। इसका मतलब है इसके अंदर IQ नहीं है। अपन निर्णय ले सकते हैं, सोच सकते हैं, तो अपनी एक IQ है अपने दिमाग के अंदर, उससे अपन IQ कह सकते हैं। ठीक है ना। हमारी सोचने समझने की जो क्षमता होती है उसको IQ बोलते हैं, और ये अपने कंप्यूटर के अंदर नहीं पाई जाती है। अगला है हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर।
हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है। देखिए अपन इसको बेसिक टर्म में पहले समझ लेते हैं, फिर किताब वाले कंटेंट को आगे देखेंगे। यहाँ पर हार्डवेयर कंप्यूटर होता है एक, तो ये देखो अपनी स्क्रीन हो गई, यहाँ पे अपना साइड में सीपीयू रखा हुआ है, इसको इससे कनेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे अपना कीबोर्ड है, कीबोर्ड को मैंने यहाँ से कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे मैंने मेरे माउस को पॉइंट आउट कर रखा है, ठीक है ना, ये अपने माउस बना दिया। तो यहाँ पे देखो ये तो डिवाइस है आपको दिख रही है, ये क्या है, डिवाइस है। ये जो डिवाइस है आपको दिख रही है जिनका भौतिक अस्तित्व है, जो कि भौतिक रूप से अवेलेबल है, इन भौतिक रूप से उपस्थित उपकरणों को अपन क्या बोलते हैं, हार्डवेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हार्डवेयर बोलते हैं। जबकि ये जो स्क्रीन है, इस स्क्रीन के अंदर आपको यहाँ पर जो भी जानकारी लिखी हुई नजर आ रही है वो जानकारी किसी न किसी सॉफ्टवेयर के रूप में आपको दिख रही होती है, किसी न किसी सॉफ्टवेयर के रूप में दिख रही होती है। ये सॉफ्टवेयर को सबसे पहले कंप्यूटर ऑन होता है, ऑन होने पर जो स्क्रीन नज़र आती है वो स्क्रीन अपने सिस्टम सॉफ्टवेयर की वजह से आती है, जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के अंदर होता है, वो ऑन होता है तब उसकी जो बुनियादी स्क्रीन होती है, बुनियादी कंटेंट होता है वो हमें डिस्प्ले होता है, दिखता है सबसे पहले, तो वो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, सॉफ्टवेयर। कौन सा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम खोलने के बाद में आप लोग टाइपिंग का काम करते हो। टाइपिंग का काम करने के लिए आप जिसको काम में लेते हो, जैसे आपने सोनी टाइपिंग ट्यूटर खोल लिया है या कोई दूसरा टाइपिंग का सॉफ्टवेयर खोला है, दूसरा टाइपिंग करने के लिए प्रोग्राम को खोला है, तो उसे अपन सॉफ्टवेयर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सॉफ्टवेयर। लेकिन उसका कोई भौतिक अस्तित्व है क्या, जिसमें आप टाइपिंग कर रहे हो या एप्लीकेशन लिख रहे हो, है ना, या कुछ बेसिक कंटेंट लिख रहे हो या कोई डिजाइनिंग कर रहे हो, फोटो बना रहे हो, तो उनका कोई भौतिक अस्तित्व है क्या, जब तक कि वो स्क्रीन के अंदर दिख रही है। तो वो जहाँ पर मैनिपुलेट की जाती है, जिसके अंदर उनका एडिटिंग किया जाता है, जैसे कोई टेक्स्ट फाइल है, अपन टेक्स्ट फाइल कोई है, या वीडियो या फोटो एडिटिंग कोई फाइल है, फोटो एडिटिंग कोई प्रोग्राम है, तो ये सारे के सारे एडिटिंग प्रोग्राम जो होते हैं वो अपने सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, है ना। फिर अगला है चलिए, ये तो मैंने आपको बेसिक बताया कि सॉफ्टवेयर क्या होता है और हार्डवेयर क्या होता है। भौतिक रूप से जो संसाधन अपन को नजर आते हैं, जिनको अपन टच कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव कर सकते हैं, वे अपने हार्डवेयर कहलाते हैं। और जबकि इन हार्डवेयर के अंदर जो चीज़ें होती है, जिनको अपन केवल देख सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, वे अपनी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, सॉफ्टवेयर की दो श्रेणियाँ ध्यान में रखनी, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, और इन दोनों के उदाहरण आपको अलग अलग ध्यान में रखने हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर के कौन कौन से उदाहरण हैं और अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के कौन कौन से उदाहरण हैं, यहाँ पर मैंने इनको अलग से दे रखा है, तो आप लोग पढ़ लेंगे। मैं वीडियो में ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल दिए मैंने, और यहाँ पर मैंने यहाँ पे मैंने सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल दिए हैं, और यहाँ पर मैंने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल दिए। तो आप लोग इनको पढ़ेंगे और अपने रिवीजन को थोड़ा सा तेज करेंगे, धारदार बनाएंगे। थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है तो मैं इसको फास्टली मूव करूँगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है वो अपने यहाँ पर थोड़ा सा मैंने मेंशन किया है, आप लोग पढ़ सकते हैं। विशेष रूप से अपन संदेश भेजने के लिए काम में लेते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। कोई डॉक्यूमेंट बनाना होता है, एप्लीकेशन वगैरह लिखनी होती है, स्प्रेडशीट कोई रिजल्ट बनाना होता है या कोई बिल बनाना होता है, तो अपन स्प्रेडशीट प्रोग्राम एक्सेल को काम में लेते हैं। डेटाबेस के लिए अपन MS एक्सेस को काम में लेते हैं, ठीक है ना, ये थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं। अगला यहाँ पर वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर अपना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है वेब ब्राउजर, ठीक है ना। फिर वेब ब्राउजर के अंदर अलग अलग उदाहरण है, ये आपको ध्यान में रखने हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर है, मोजिला फायरफॉक्स है, गूगल क्रोम है, सफारी है, तो ये बेसिक आप ध्यान रख सकते हैं। इसी तरह के क्वेश्चंस वहाँ पर पुटअप होंगे कि निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर का उदाहरण नहीं है। तो मैंने यहाँ पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको ही यहाँ पर इंक्लूड किया है, तो आप लोग थोड़ा सा इन्हें वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। फिर आगे है अपना हार्डवेयर। हार्डवेयर के उदाहरण कौन कौन से हो सकते हैं, तो यहाँ पर कंप्यूटर का केस, जो कैबिनेट होता है, बड़ा सा बॉक्स अपन डेस्कटॉप के पास में देखते हैं, उससे कंप्यूटर का केस बोलते हैं या कैबिनेट कह सकते हैं। फिर मॉनिटर है, जहाँ पर अपन चीज़ों को देखते हैं, डिस्प्ले होती है चीज़ें। कीबोर्ड है, माउस है, ये अपने हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर चीज़ें रिपीट हो रही है। मदरबोर्ड है, मेमोरी चिप है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, एक्सपेंशन कार्ड है और केबल, ये सारे के सारे किस में आते हैं, हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं। तो आपको हार्डवेयर और
सॉफ्टवेयर के अंदर अंतर समझ में आ गया होगा, कौन कौन से उपकरण हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं और कौन कौन से सॉफ्टवेयर के तहत आते हैं। तो ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है ना, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। और ये एक पेरिफेरल टर्म, ये थोड़ी सी आपको ध्यान में रखनी है। कंटेंट मैंने यहाँ पर दे रखा है, आप इसे पढ़ सकते हैं, मैं मेरी भाषा में यहाँ पर इसको समझा देता हूँ। अपना जो ये CPU है, इस CPU के जो पोर्ट्स लगे होते हैं, पिन्स लगी होती हैं, यहाँ पर पोर्ट्स लगे होते हैं जिसके अंदर बाहर से जोड़ने वाले डिवाइस की क्या लगती है, पिनें लगती है। बाहर से जोड़ने वाले डिवाइस की पिनें लगती है। तो बाहर से जितनी भी डिवाइसें इस CPU में जोड़ी जाती है वे सारी की सारी पेरिफेरल्स कहलाती है। क्या कहलाती है? पेरिफेरल्स कहलाती है। जैसे अपन ने कीबोर्ड जोड़ा CPU से, है ना, अपन ने माउस जोड़ा, या अपन कोई और उपकरण जोड़ते हैं, प्रिंटर जोड़ा हमने CPU से, तो ये सारी की सारी चीज़ें अपन बाहर से जोड़ते हैं, ये सारी की सारी क्या कहलाती है? पेरिफेरल्स कहलाती है। आप थोड़ा सा विस्तार से इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, मैं थोड़ा आगे मूव करूँगा। आगे है हार्डवेयर को 3 श्रेणी में बांटते हैं। हार्डवेयर जो अपने ऊपर प्रकार देखे, कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है ना, मदरबोर्ड है, इनको अपन 3 श्रेणियों में डिवाइड कर सकते हैं। कुछ डिवाइस होंगे जो कि केवल इनपुट का काम करेंगे, कुछ लोग आउटपुट का काम करेंगे, कुछ डिवाइसें ऐसी होगी जो इनपुट का भी काम करेगी और आउटपुट का भी काम करेगी, कुछ डिवाइसें होगी जो प्रोसेसिंग का काम करेगी, मतलब जो चीज़ें इनपुट दी जाती है, जो डेटा इनपुट दिया जाता है, उस डेटा पर जो काम करेगा, उस डेटा पर जो मशीन काम करेगी, उस मशीन को अपन क्या कहेंगे? प्रोसेसिंग डिवाइस कहेंगे। और फिर जो चीज़ें प्रोसेस हो गई है, प्रोसेस होने के बाद में जहाँ पर चीज़ों को रखा जाता है वो चीज़ें अपनी आउटपुट डिवाइस कहलाती है। जैसे अपना मॉनिटर हो गया, प्रोसेस होने के बाद में चीज़ें अपन को कहाँ दिखती है? मॉनिटर पर दिखती है, तो मॉनिटर अपना आउटपुट डिवाइस हो गया। तो आपको यहाँ पर भी वही सेम चीज़ करनी है। इनपुट डिवाइस के उदाहरण यहाँ पर आगे दिए जा रहे हैं, ये आपको पढ़ने हैं। आउटपुट डिवाइस के उदाहरण और प्रोसेसिंग डिवाइस के उदाहरण ये आपको थोड़े से वीडियो को पॉज करके देखने हैं। 2-3 बार आप देखोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। और इनसे 1-2 क्वेश्चन सीधे पुटअप होते हैं, लगभग 2 क्वेश्चन है ना, अधिक भी आ सकते हैं। 2 क्वेश्चन जनरली आ जाते हैं इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में। मतलब क्वेश्चन किस तरह से आएगा कि निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है? 3 तो दे देंगे और एक दूसरा दे देंगे। तो आपको सारे इनपुट डिवाइस के उदाहरण पता होंगे तो आप वहाँ से आसानी से डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि कौन सा गलत उत्तर है, ठीक है ना। तो आप इनको वीडियो को पॉज करके देखेंगे, मैं आगे बढ़ूंगा। फिर कंप्यूटर का उपयोग, कंप्यूटर का उपयोग क्या हो सकता है? तो ये आप यहाँ से थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में उपयोग किया जाता है, चिकित्सा मतलब हॉस्पिटल्स वगैरह में काम, वैज्ञानिक काम में लेते हैं, अनुसंधान वगैरह के लिए। प्रशासन, सरकार इसको किस तरह से काम में लेती है? प्रशासन इसको अलग अलग तरीके से काम में लेता है। परिवहन में काम में लिया जाता है, रेलवे है, रोडवेज है, इन सारी चीज़ों में काम में लिया जाता है। यहाँ पर विशेष आप याद रखने वाली बात क्या है? एक तो मनोरंजन के लिए काम में ले सकते हो, यहाँ पे आप एक होमवर्क साथ में ऐड कर सकते हो। घर में कंप्यूटर का उपयोग क्या हो सकता है? एक तो आप मनोरंजन के लिए काम में ले सकते हो, एक अपना होमवर्क। ये पिछली बार एक क्वेश्चन आया था शायद, तो इसलिए मैं यहाँ पर आपको मेंशन कर रहा हूँ। होमवर्क में सहायता के लिए आप घर में कंप्यूटर को काम में ले सकते हो, मनोरंजन के लिए काम में ले सकते हो, अपने ज्ञान में इजाफा करने के लिए आप कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हो, और सामाजिक मीडिया को उपयोग में लेने के लिए भी आप कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये अपना उपयोग है, घर में उपयोग है। कहाँ पर? घर में कंप्यूटर का उपयोग क्या है, ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप ध्यान रखेंगे होमवर्क हो जाएगा, दूसरा मनोरंजन, तीसरा सामाजिक मीडिया और चौथा ज्ञान। मतलब आप अपनी जानकारी में इजाफा कर सकते हो किसी भी पॉइंट विशेष के बारे में। फिर अगला है शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग। यहाँ पर मैं कुछ भी ज़्यादा डिटेल से एक्सप्लेन नहीं करूँगा। स्मार्ट क्लास, ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल लाइब्रेरी और अनुसंधान, ये 4 विशेष फील्ड हैं, शिक्षा की फील्ड है जहाँ पर कंप्यूटर का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। तो आप इसे भी याद रखेंगे। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से कौन सा शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग नहीं है ना। इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आपको चारों ये उदाहरण याद होंगे तो आप लोग इसका आसानी से उत्तर दे पाएंगे। अगला है अपना कंप्यूटर का व्यवसाय में उपयोग, मतलब बिजनेस में कंप्यूटर को कैसे काम में लेते हैं या किस तरह से काम आता है। तो वहाँ पर कम्युनिकेशन में काम आता है, संसार में ईमेल है, त्वरित संदेश है। यहाँ पर भी ये कंटेंट मैंने टू द पॉइंट चीज़ें लिखी है तो आप इनको सीधा सीधा याद करेंगे, है ना। व्यवसाय में कंप्यूटर का उपयोग क्या होता है? तो संसार के लिए होता है, आपस में बातचीत करने के लिए, ईमेल, कोई संदेश भेजना या फाइल भेजने के लिए। फिर संपर्क, मतलब अपन वहाँ से कांटेक्ट स्थापित कर सकते हैं, कौन सी चीज़ कहाँ पर अवेलेबल है। फिर अगला है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, मतलब इंटरनेट को काम में लेते हुए बातचीत करना।
इंटरनेट को काम में लेते हुए अपन बातचीत करते हैं तो उसे वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल कहा जाता है। तो ये VoIP आप इसे थोड़ा सा पूरे नाम के रूप में इसे ध्यान में रखेंगे, VoIP, इसका पूरा नाम क्या होगा, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। फिर वीडियो सेट भी अपन कर सकते हैं, ये भी एक तरह का व्यावसायिक उपयोग है। फिर यहाँ पर ये एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ मैंने यहाँ पर इंट्रोड्यूस करी है आपके सामने, आउटलुक। आउटलुक क्या होता है या आउटलुक का उपयोग क्या होता है कंप्यूटर के अंदर, तो यहाँ पर 2-3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। एक तो ईमेल, मतलब आप मेल भेज सकते हैं आउटलुक के द्वारा। इवेंट को ट्रैक कर सकते हैं, इवेंट को ट्रैक करने का मतलब है कि आपको कौन सी तारीख को कौन सा काम आपको करना है, इसको आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हो। और मीटिंग शेड्यूल, मीटिंग को भी आप शेड्यूल कर सकते हो, मतलब किस दिनांक को आप कौन सी मीटिंग करना चाहते हो या किन लोगों के साथ कब मीटिंग आपको करनी है, तो ये चीज़ आप क्या कर सकते हो, आउटलुक की सहायता से शेड्यूल कर सकते हो। फिर बिक्री और विपणन, मार्केटिंग में कंप्यूटर का काम बड़े पैमाने पर किया जाता है, मतलब चीज़ों का प्रचार करने के लिए, है ना। फिर अगला है वित्त एवं ऑफिस। वित्त मतलब पैसे से संबंधित कामकाज, मतलब पैसों का हिसाब किताब रखने के लिए आजकल कंप्यूटर का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। और विभिन्न ऑफिसों में कंप्यूटर जनरली काम में लिया ही जाता है। यहाँ पर आप एक ERP का पूरा नाम याद रखेंगे और बाकी कंटेंट आपको पढ़ना है। मैं यहाँ पर फालतू टाइम वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि एग्जाम के अंदर यहाँ से सीधा कुछ भी आने वाला नहीं है। आप अगर वित्त और ऑफिस से संबंधित थोड़ी सी ज़्यादा जानकारी अपनी बढ़ाना चाहेंगे तो मैं यहाँ पर ये मैंने महत्वपूर्ण लाइनें यहाँ पर इंक्लूड करी है, आप इनको क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है ना। फिर शिक्षा और प्रशिक्षण, एजुकेशन और ट्रेनिंग, ये भी बिजनेस में कंप्यूटर के काम की एक विशेषता है। मतलब विभिन्न कंपनियों के अंदर जितने भी एम्प्लॉय होते हैं उनको ट्रेनिंग देने के लिए कंप्यूटर को काम में लिया जाता है, उनको शिक्षित करने के लिए कंप्यूटर को काम में लिया जाता है। तो इस तरह से ये अपने पहले पार्ट का थोड़ा सा कंटेंट था, हमने देखा। और इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर 5-6 क्वेश्चन अटैच करे हैं। निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है ना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दे देंगे, उनमें से 3 तो कौन से दे देंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर दे देंगे और एक आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दे देंगे, या आपको एक सिस्टम सॉफ्टवेयर दे देंगे और 3 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दे देंगे। फिर पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है या निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। तो आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण याद होने चाहिए। उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर को सराहता है। देखो, कंप्यूटर को कार्य करने के योग्य बनाने के लिए जो सॉफ्टवेयर काम में लिया जाता है उसको अपन ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, जो कि अपना सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। कैसा सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है, यहाँ भी वही सेम चीज़ होगी। आपको सारे आउटपुट डिवाइस के उदाहरण याद होंगे या सारे इनपुट डिवाइस के उदाहरण याद होंगे तो आप इस तरह के क्वेश्चंस के जवाब दे पाएंगे। यहाँ पर आउटपुट की जगह इनपुट भी आ सकता है। फिर कंप्यूटर की एक सीमा है, कौन सी सीमा है, कंप्यूटर की IQ नहीं होती है, ये कंप्यूटर की एक सीमा है, लिमिटेशन है, मतलब वो सोच नहीं सकता है, समझ नहीं सकता है और अपने आप में कोई निर्णय नहीं ले सकता है, ठीक है ना। तो ये था अपना थोड़ा सा पहले पार्ट का कुछ रिवीजन और हमारी पहली क्लास थी। ये क्वेश्चन इस तरह से होते हैं, आप देख लेंगे ये 3 क्वेश्चन। तो हमारी पहली क्लास कैसी लगी आप लोग हमें बताएंगे। निश्चित रूप से हमारा ये पहला प्रयास था, हमारे पास संसाधनों का अरेंजमेंट भी ठीक तरह से नहीं था, फिर भी हमने कोशिश करी है कि हम चीज़ों को मेंटेन करें और मैं इस कंटेंट को आपके सामने प्रस्तुत करूं। तो मैंने आपको बताया है ना, तो आप टिप्पणी ज़रूर करेंगे, कमेंट ज़रूर करेंगे। मैं वेट करूंगा आप सभी का, जो भी यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं, मैं उन सभी से निवेदन करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग टिप्पणी करके बताएं कि आप लोग को जो मैंने समझाया है वो कैसा लगा। निश्चित रूप से समझाते हुए ही मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं काफ़ी कुछ मिस कर रहा हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें इधर उधर हो रही है। फिर भी हमने पहला वीडियो बनाया है, अब देखते रहिएगा दूसरे वीडियो के अंदर इससे ज़्यादा सुधार होगा और आगे आगे जैसे हम बढ़ेंगे वैसे वैसे हम सुधार करेंगे और अच्छी चीज़ें आपके सामने लेकर के आएंगे। चलिए, हमारा माइक यहाँ पर दाढ़ी के बाल में लगा हुआ था, ये दाढ़ी का पहला उपयोग मुझे लगा, है ना। ये बाल रखते हैं सिर पे तो मुंह पे, तो मतलब इसका क्या काम है, ये थोड़ा सा काम आया। मैंने माइक को यहाँ पर अटैच कर दिया तो निश्चित रूप से आवाज़ की क्वालिटी भी अच्छे से आई, क्योंकि माइक मैं दूर रखता तो थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती थी। तो ये थोड़ा सा यूटिलाइजेशन हुआ अपनी दाढ़ी का भी। चलिए,
हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।